मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन पोइम जिसका नाम है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। ये पोइम हमारे एलटी ग्रेड के एग्जाम में लगी हुई है, तो आज इस पोइम के हम लोग एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यूज हमारा कौन सा है? इसमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोइम बाय टॉमस ग्रे। इनमें से कौन सी पोइम जो है वो टॉमस ग्रे के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ध्यान बनाए रखना, कौन सी? सी नहीं लिखी गई है, टॉमस ग्रे ने सी दी सीजन्स को नहीं लिखा है। बाकी ये तीनों ओड ऑन द स्प्रिंग, एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, द वार्ड, ये तीनों पोएम टॉमस ग्रे ने लिखी है और दी सीजन को नहीं लिखा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है हमारा, दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है टॉमस ग्रे इज आ, जो टॉमस ग्रे हैं वो कैसे पोइट हैं? तो एक ट्रांजिशनल पोइट है दोस्तों। कैसे पोइट है? एक ट्रांजिशनल पोइट है, ध्यान बनाए रखना, ठीक है। तीसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स बिलोंग टू द ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। यानी कि नीचे आपके चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शंस में से कौन सा कवि जो है वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करता है? तो वो कौन है? टॉमस ग्रे। यानी कि टॉमस ग्रे जो है वो ग्रेवयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर हम चौथे नंबर की बात करें तो चौथे नंबर पे कहा गया है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशनल वर्ड। इनमें से कौन सा ट्रांजिशनल वर्ड नहीं है? तो कौन नहीं है? बी, डन नहीं है। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवें नंबर पे देखो, पांचवें नंबर पे कहा गया है बाय नेचर टॉमस ग्रे वाज। अगर बाय नेचर हम बात करें, उनके स्वभाव की बात करें, तो स्वभाव से टॉमस ग्रे कैसे थे? तो वो बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक, मलंकलिक कह सकते हो, बहुत उदास, यानी कि तो मलंकलिक। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला हम बात करें ग्रे, फिर आगे मैरिड थे, डिड नॉट मैरी, कैन नॉट से। तो उन्होंने, जो टॉमस ग्रे थे, उन्होंने कभी भी अपने जीवन में शादी नहीं की। अगला क्वेश्चन देखो, सातवें नंबर पे ग्रे डिड नॉट एक्सेप्ट। टॉमस ग्रे ने क्या स्वीकार नहीं किया? तो एक्चुअली इनको पोइट लॉरेटशिप बनाया जाना था, लेकिन इन्होंने उस पोइट लॉरेटशिप को रिजेक्ट कर दिया, उसको स्वीकार नहीं किया। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आठवें नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है। ओ टू स्प्रिंग him to adversity, the progress of poesy, the bard and elegy are the famous poems। ये सभी पोइम किसकी हैं? कौन कौन सी? ओ टू स्प्रिंग, हिम टू एडवर्सिटी, द प्रोग्रेस ऑफ पोएजी और द वार्ड एलेजी। ये सभी पोइम किसकी? टॉमस ग्रे की बात कर रहे हैं, तो थॉमस ग्रे की हैं, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला 9 नंबर की अगर हम बात करें तो 9 नंबर पे देखो ग्रे वर्कड ऑन टू 1749 फॉर 7 ईयर फ्रॉम 1742। उन्होंने क्या, जो टॉमस ग्रे थे, उन्होंने 1742 से 7 वर्षों तक, 1742 से लेकर के 1749 तक काम किया। तो किस पर काम किया? एलेजी पर काम किया था, शोक गीत, जिसका मतलब होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 10 नंबर की अगर हम बात करें तो ही इज एन एमपी ऑफ बकिंगम शायर, ही रिफ्यूज टू पे शिप मनी टैक्स which was unjustly leveled by Charles I without the authority of parliament, the reference of the। उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही, जरा समझिएगा इस क्वेश्चन को। क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में इतना बोला गया है कि वह बकिंगम शायर के सांसद थे। कौन? टॉमस ग्रे जो है, जब बकिंगम शायर के सांसद बने थे, तो उन्होंने एक आवाज उठाई थी। उन्होंने ये आवाज उठाई थी कि जो जहाज का जो टैक्सेस, शिप मनी टैक्सेस होता है, उसको देने से इनकार कर दिया, जो चार्ल्स प्रथम के द्वारा संसद के अधिकार के बिना अन्यायपूर्ण तरीके से लगाया गया था वहां पर। तो किसके संदर्भ में बात हो रही है? तो वो कौन था उसमें? हैम्पडेन के संदर्भ में बात हो रही है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 11 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है। ही इज अ प्यूरिटन लीडर। तो यहाँ पे प्यूरिटन लीडर किसको बोला गया है? देखो पहले पढ़ो इनके बारे में। ही इज अ प्यूरिटन लीडर, ही spearheads the revolution against monarchy in the 17th century and beheaded Charles I। he is, वो कौन है? भाई एक प्यूरिटन नेता थे। उन्होंने 17वीं शताब्दी में जो वहां की राजशाही चीज थी, मोनार्की के खिलाफ क्रांति का, यानी कि जो मोनार्की वहां पर चल रही थी उसके अगेंस्ट इन्होंने रेवोल्यूशन किया, क्रांति की, क्रांति का नेतृत्व किया। और इसके बाद जो चार्ल्स फर्स्ट थे, प्रथम थे, उनके द्वारा इनका सिर कलम कर दिया गया। हम किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉमवेल की बात कर रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा, क्रॉमवेल। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि इट इज द नेम ऑफ द इवनिंग बेल, इट इज इवनिंग बेल का नाम था, उसका क्या नाम था, तो द नेल ऑफ कर्फ्यू टेल्स, कर्फ्यू था शुरुआत में ही, ठीक है। जब आप पहली लाइन इस पोएम को पढ़ोगे फ्रॉम एन एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को, तो सबसे पहली लाइन में द कर्फ्यू नेल्स डे ऑफ पार्टिंग ऐसे करके इसकी पहली लाइन आपको नजर आएगी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, ठीक है, तो इसे ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन बेरी बे इज। अब एक शब्द दे गया बेरी बे, इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो इसमें ट्रांसफर एपिथेट है, क्योंकि बे का मतलब क्या होता है दोस्त, बे का मतलब होता है रास्ता, और रास्ते कभी नहीं थकते, उन रास्तों पर चलने वाला व्यक्ति थकता है। तो यहाँ पे कह दिया बेरी बे थके हुए रास्ते, तो रास्ते नहीं थके होते हैं। इसका मतलब क्या है, जहां पर जो एडजेक्टिव लगना चाहिए था जिस शब्द के ऊपर, वहां से ना लगा करके दूसरी शब्द पर ट्रांसफर इसको कर दिया गया है, इसीलिए इन शब्दों में कौन सा ट्रांसफर एपिथेट है, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, उन्होंने कहा ग्रे वाज एजुकेटेड एट, टॉमस ग्रे को एजुकेट किया गया, कहां इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली थी टॉमस ग्रे ने, तो बता दीजिएगा, ए ऑप्शन ईटन एंड कैम्ब्रिज में, कहां, ईटन एंड कैम्ब्रिज, तो इसको विशेष ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है ये। अगला क्वेश्चन है, उन्होंने कहा एलेजी वाज पब्लिश्ड इन, मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके उसमें पूछा जा सकता है पब्लिशिंग डेट, कि एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड कब पब्लिश हुई थी, तो 1751 में, 1751 में इसको पब्लिश करवाया। 16 नंबर का क्वेश्चन देख लो कौन सा है, उन्होंने कहा है एलेजी हैज स्टेंजाज, जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो टोटल इसमें 32 स्टेंजा हैं, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। जिसमें अगर मैं बता दूं लास्ट में दी एपिटाफ, इसका यानी कि कब्र पर अंकित जो शब्द नहीं होते एपिटाफ, तो वो भी लगा हुआ है, उस एपिटाफ में टोटल 3 स्टेंजा हैं, तो 29 और 3 कितने हो गए, 32, यानी कि सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो हमारा कौन सा है, 17 नंबर का, दी इनविटेबल हावर इज इन एलेजी एज, एक जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, इसमें इनविटेबल हावर की बात की गई है, यानी कि ऐसे क्षण जिनको हम टाल नहीं सकते, और जीवन में वो ऐसे क्षण जिनको हम टाल नहीं सकते, वो मृत्यु के क्षण होते हैं जिनको हम कभी नहीं टाल सकते, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, द आवर ऑफ डेथ, ठीक है, डी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ग्रे बिलोंग्स टू, जो टॉमस ग्रे होते हैं वो बिलोंग करते हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री से बिलोंग करते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चर्चयार्ड स्कूल ऑफ पोएट्री। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, 19 नंबर पे दोस्तों बोला गया है कि ही इज द, तीसरे क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें बोला गया है कि ही इज द स्केंटेस्ट एंड फ्राइलेस्ट ऑफ द क्लासिक्स इन आवर पोएट्री। अच्छा, यहाँ पर जो स्केंटेस्ट है और फ्राइलेस्ट है, इन दोनों का मतलब सेम होता है, कमजोर होना ऑफ द क्लासिक्स, क्लासिक्स का इन आवर पोएट्री, हमारी पोएट्री में, बट ही इज अ क्लासिक, लेकिन फिर भी वो क्लासिक है। दिस इज अबाउट ग्रे, ये जो पूरा स्टेटमेंट है वो टॉमस ग्रे के बारे में है, लेकिन आपको बताना ये हु सेज, ये किसने कहा टॉमस ग्रे के बारे में, तो ये कहने वाले कौन थे, मैथ्यू अर्नोल्ड थे, सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मैथ्यू अर्नोल्ड की अगर हम बात करें तो ये 19वीं सेंचुरी के एक बहुत ही फेमस इंग्लिश पोइट और आलोचक रहे हैं, क्रिटिक रहे हैं, ठीक है। इन्होंने यह बात अपने निबंध, एक इनका निबंध था, ऐसे था स्टडी ऑफ पोइट्री, उसमें जो टॉमस ग्रे की रचना, यानी कि आप कह सकते हो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पर चर्चा करती हुई ये बात कही थी, ठीक है। तो ध्यान बनाए रखना किसके द्वारा, मैथ्यू अर्नोल्ड के द्वारा, कौन से वर्क में, मैथ्यू अर्नोल्ड ने स्टडी ऑफ पोइट्री में, ठीक है। 20 नंबर का हमारा क्वेश्चन जरा ध्यान से समझो, बहुत प्यारा है और इंपॉर्टेंट भी है। उन्होंने कहा हु रिप्लेस्ड, किसने रिप्लेस किया, किसने प्रतिस्थापित किया, कौन लेकर आया, किसकी जगह पर, द न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट, न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट के स्थान पर बाय द 4 लाइन स्टेंजा, स्पेंसेरियन स्टेंजा, हीरोइक क्वार्ट्रेन और द ऑक्टोसिलेबिक क्वार्ट्रेन। जो न्यू क्लासिकल हीरोइक कपलेट था उसके स्थान पर 4 पंक्तियों वाला, यानी कि 4 लाइन स्टेंजा, जैसे हम बात करें स्पेंसेरियन स्टेंजा की, हीरोइक क्वार्ट्रेन की या ऑक्टोसिलेबिक क्वार्ट्रेन की बात करें, तो इसको कौन लेकर के आया, किसने प्रतिस्थापित किया, तो वो कौन थे, ट्रांजिशनल पोइट थे, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 21 नंबर के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 21 नंबर पे बोला गया है थॉमसन्स डिसीजन और ग्रे की इलेजी रिवील करती है, ठीक है। जो थॉमसन थे और ग्रे थे, उनकी इलेजी किस चीज को रिवील करती है, तो प्री रोमांटिक नोट और डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर,
इन चीजों को वो क्या करती है, रिवील करती है दोस्तों। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब तुमको पता चल गया होगा कि थॉमसन की डिसीजन और ग्रे की एलेजी से आपको क्या पता चलता है, तो ये दोनों चीजें प्री रोमांटिक नोट और प्रकृति के वर्णन का पता चलता है। 21 के बाद 22 नंबर का जरा ध्यान से देखना, क्या कहा गया है। 22 नंबर में बोला गया है कि हु प्रेजेज, कौन प्रशंसा करता है द एलेजी, शोक गीत की हाईली बहुत ज्यादा, फॉर इट्स थीम, इसकी थीम के लिए, सेइंग यह कहकर द एलेजी ओड इट्स पॉपुलैरिटी entirely to the subject and that the public would have received it as well if it had been written in prose। बहुत सही से समझिएगा, इलेजी की जो विषय वस्तु है, जो थीम है, उस थीम की अत्यधिक प्रशंसा कौन करता है, ये कहते हुए कि इलेजी की लोकप्रियता पूरी तरह से विषय के कारण है, और यदि इसे गद्य में लिखा गया होता तो जनता इसे उतनी ही अच्छी तरह से स्वीकार करती। तो ये कहने वाले डॉक्टर जॉन ग्रेगरी हैं, यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डॉक्टर जॉन ग्रेगरी। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, हु राइट्स, कौन लिखता है, द एलेजी इज अ फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन ऑन द मोनार्की ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ। बोला गया है ऐसा कौन लिखता है कि एलेजी मानव जीवन के उदासी, यानी कि जो मलंकलिक ड्रामा ऑफ ह्यूमन लाइफ कह सकते हो, कि उदासी नाटक पर दार्शनिक चिंतन है। एलेजी जो है वो मानव जीवन के उदासी नाटक पर दार्शनिक चिंतन है, ये मनुष्य के प्रयासों की निरर्थकता को बहुत स्पष्ट करता है, यानी कि आप कह सकते इट मेक्स वेरी मच क्लियर टू फ्यूटिलिटी ऑफ मैन्स एफोर्ट, जो मैन्स के एफोर्ट है उसकी फ्यूटिलिटी को बहुत अधिक क्या करता है, स्पष्ट करता है। तो ये कहने वाले कौन थे, डॉक्टर जॉनसन। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या है, फिर देखो इसमें भरा जाएगा डी कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, पोएम की बहुत ही पहली लाइन ही है, आप देखोगे तो यहाँ पे कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अगला द मोपिंग आउल, ए यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आउल भरा जाएगा। ठीक है, द मोपिंग आउल। नेक्स्ट 26 नंबर पे देखो, ईच इन हिज नैरो, नैरो सेल होता है। अब कौन सा वाला सेल होगा, जरा बहुत ध्यान से समझिएगा, अ नैरो सेल, सेल होना चाहिए, होम नहीं होना चाहिए, इसका ऑप्शन गलत है। ठीक है, ईच ऑफ हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा, हमने क्या कहा, सेल होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बी ऑप्शन होगा ना कि सी, बी ऑप्शन, CELL सेल। ठीक है, इसमें सेल दो हैं, ये इसका मतलब होता है बेचना, वो नहीं होगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर इसको सही कर लीजिए, बी। ओके, बी कर लेना, ये सी नहीं होगा, बी होगा। अगला देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो अगला कौन सा है, दी फोर फादर्स ऑफ दी हैमलेट स्लीप, जो फोर फादर्स है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, रूड फोर फादर की बात की गई है पोएम के अंदर, डी ऑप्शन हो जाएगा। 28 नंबर पे देखो, नो नो चिल्ड्रन, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, नो चिल्ड्रन, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल होगा, क्या भरा जाएगा यहाँ पे, यूजफुल, यूजफुल यूजलेस नहीं, तो डी ऑप्शन पे जाओगे, डी ऑप्शन हमारा सही होगा। द पाथ ऑफ ग्लोरी होता है, पोएम के अंदर क्या है, द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू द ग्रेव। अगला क्वेश्चन 31 नंबर पे देखो, द प्लीडिंग, 31 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है, द पीलिंग, और क्या भरा जाएगा इसमें, एंथम भरा जाएगा, तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन देखो, और फ्लैटरी सू दी डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ होता है, डल ईयर ऑफ डेथ, तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट 33 नंबर पे, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद चाइल्ड पेनुरी होता है, पेनुरी दरिद्रता के लिए बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेज करता है देयर नोबल रेज, तो डी ऑप्शन इसका भी क्या होगा। 34 नंबर का क्वेश्चन देखो कौन सा है, फुल मैनी ऑफ प्योरेस्ट रेसरीन, तो देखो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन सही है, तो इसमें भरा जाएगा सी नहीं, इसमें गलत ऑप्शन आंसर लिख गया है, बी होगा, जेम भरा जाएगा। ठीक है, फुल मैनी जेम ऑफ प्योरेस्ट रेसरीन। ठीक, अगला 35 नंबर की अगर हम बात करें, फुल मैनी ऑफ फ्लावर्स इज वांट टू, और भरा जाएगा यहाँ पे क्या, ब्लस, ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, वांट टू ब्लस अनसीन। 36 नंबर की बात कर लेते हैं, 36 नंबर पे देखो, सम क्रॉमबेल गिल्टलेस
ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, तो ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। ये जो पोइट वाले हैं इनको बड़े ध्यान से देख करके जाना है, आप लोगों को ध्यान बनाए रखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, एंड शट द गेट्स ऑफ, क्या भरा जाएगा इसमें, मर्सी ऑन मैनकाइंड। अगला 39 नंबर पे देखो कौन सा है, एंड मैनी अ हॉली टेक्स्ट अराउंड सी स्टॉप डेट टीच द रस्टिक, क्या भरा जाएगा, मोरलेस्ट टू डाई, ए ऑप्शन मोरलेस्ट टू डाई। इसके बाद फॉर हु फॉरगेटफुलनेस टू, क्या भरा जाएगा, डी यानी कि डम। इसके बाद नो कास्ट वन, नार कास्ट वन, ए ऑप्शन लॉन्गिंग, ठीक है, लिंगरिंग, लुक बिहाइंड। अगला क्वेश्चन है इवन इन आवर, क्या भरा जाएगा, डी एसिस, लिव देयर वांटेड फ्लाई फायर्स। नेक्स्ट ग्रेव्ड ऑन दी, क्या भरा जाएगा, ग्रेव्ड ऑन दी, ए ऑप्शन यानी कि स्टोन, बीनीथ ऑन एज थॉर्न। 44 नंबर पे अगर हम बात करें, आई यूज टू फॉर्चून एंड टू फ्रेम, ए ऑप्शन अननोन। अगला क्वेश्चन, एंड क्या भरा जाएगा, मलंकलिक मार्क्ड हिम फॉर हर ओन। नेक्स्ट 46 नंबर पे, ही गेन्ड फ्रॉम हेवन इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा दोस्तों फ्रेंड, क्या भरा जाएगा, फ्रेंड, डी ऑप्शन हमारा। 47 नंबर की बात करें तो दी बॉजेम ऑफ हिज फादर एंड हिज गॉड, तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 47। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो 48 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ऑफ ऑल द इंग्लिश पोइट ऑफ हिज एज मिस्टर ग्रे इज मोस्ट एडमायर्ड, यानी कि इस युग के जितने भी हमारे इंग्लिश पोइट्स थे उन सभी इंग्लिश पोइट्स में जो टॉमस ग्रे थे वो सबसे ज्यादा प्रशंसा करने लायक थे। लेकिन बट लगा है तो लेकिन, हिज एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड व्हिच इज बाय नो मींस द बेस्ट ऑफ हिज वर्क, लेकिन उनकी जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड जो कि एक एलेजी है, सो गीत है, किसी भी तरह से उनकी सर्वश्रेष्ठ जो है वो कृति नहीं था, वर्क नहीं था। तो हु हैज रिटन दिस, ये किसने लिखा, इन अ लेटर, अपने एक पत्र में, टू विलियम फॉवर्ड्स फॉर्ब्स के लिए, अबाउट द एलेजी, इस एलेजी के बारे में। तो लिखने वाले वो डॉक्टर बेटी थे, कौन थे, डॉक्टर बेटी। ओके